बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से ऑनलाइन स्टडी सेशन में वेलकम कहा जाता है। आज हम नेक्स्ट आर्टिकल पे जा रहे हैं जिसका टाइटल नेम है रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये वर्ड रिव्यू इसलिए यूज़ किया है कि आप प्रीवियस क्लासेस में इनको प्रूफ करके आए हैं डिफरेंट मेथड से, यानी आपने उसको ग्राफिकल मेथड से वहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ रिव्यू का मतलब बुक ने जस्ट ये दिया कि आपको उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जनरली उसका पता होना चाहिए, लेकिन हम आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन में इसको करवा भी देते हैं। और लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, ये कब तक अप्लाई होती हैं। तो ये मैं आपको बता दूँ, मोशन की फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन सिर्फ उस टाइम तक अप्लाई होंगी जब तक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। दोबारा सुन लें, मोशन की इक्वेशन सिर्फ तब तक अप्लाई हो सकती हैं जब तक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। जैसे ही एक्सेलरेशन चेंज होता है तो आपकी इक्वेशन के अंदर पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे। मींस के इक्वेशन, अगर आपका कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह की है जिसमें एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो आप अपने ऐसे न्यूमेरिकल को टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं। मींस के उस टाइम तक इक्वेशन अप्लाई होती है, चाहे फर्स्ट है, सेकंड तो वैसे ही टाइम इंडिपेंडेंट है लेकिन उसमें डिस्टेंस ले लेते हैं कि उस डिस्टेंस तक, और थर्ड जो है वो भी आपके सामने आता है। तो मुराद है कि ये वहाँ तक अप्लाई होती है जब तक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। सो याद रखिएगा कि ये इक्वेशंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हैं। ठीक है, मैं अपनी बात को बताता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट, आपने इस आर्टिकल, ये बतौर आर्टिकल नहीं है, कभी आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लॉन्ग में, इसकी बुनियादी इंफॉर्मेशन ही है। तो These equations are applicable for uniform acceleration only। आइए देखते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म है किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। ठीक है, तो अब बच्चों अगर वेलोसिटी में आप टाइम को बढ़ाते जाते हैं तो वेलोसिटी का चेंज भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि रेशो इसकी रहनी चाहिए कांस्टेंट। तो जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हम तब तक बात करते हैं। बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम इंटरवल को टी कह देते हैं। अब टी को जहाँ पे उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ए टी इक्वल आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई के, और आप लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है जी। इसमें 4 चीज़ें हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और वो एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब है ये इक्वेशन उस टाइम तक एप्लीकेबल है जब तक एक्सेलरेशन क्या है जी, कांस्टेंट। इस इक्वेशन को आप यूज़ करेंगे डिफरेंट जगह पर। आइए अब हम नाउ बात करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन, उसमें डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज़ और इनिशियल और फाइनल का आपस में रिलेशन बताया जाता है। बताइए एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये आपको फार्मूला बताया था, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एक बात आपको बताता चलूँ कि हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की को आइडियल केस में डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पे देखें हमने कहीं जगह एरो नहीं यूज़ किया, तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये इक्वेशंस स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। अब एवरेज वेलोसिटी किस तरह फाइंड करते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। ये वी एफ की वैल्यू आपके सामने जो यहाँ लिखी है इसको यहाँ पे पुट करें, और तो आपके रिजल्ट आ जाएगा वी आई प्लस, वी आई की एफ की वैल्यू आपने पुट की वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। तो अब देखते हैं वी आई प्लस वी आई, 2 वी आई, जब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू 2 वी आई ओवर 2 प्लस ए टी ओवर 2, और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है टी, ये 2 कैंसिल और टी से साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो एस आ जाएगा वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी स्क्वायर।
तो मैं बताऊं कि ये इक्वेशन रिलेट कर रही है डिस्टेंस कवर्ड को, इनिशियल वेलोसिटी को, टाइम और एक्सेलरेशन को। तो ये इक्वेशन भी उस टाइम तक अप्लाई होती है जब तक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से s डिस्टेंस कवर करे, यानी जितना भी डिस्टेंस कवर करे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब तक ये इक्वेशन अप्लाई होगी। तो इस इक्वेशन में आपने देखा डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन है। नाउ अब बताइए, इसी इक्वेशन को दोबारा लीजिए। अगर हम अपने डिस्टेंस के रिजल्ट को टाइम इंडिपेंडेंट बनाना चाहें, यानी टाइम को स्किप करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? आपके पास यही रिजल्ट है, s इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टी। बताइए वी एवरेज किसके बराबर है? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ बेटा t की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन से। बताइए क्या आएगी? वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए। सो s हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस वाला पहले लिख लें, वी एफ प्लस वी आई, वी एफ माइनस वी आई ओवर 2a। ये 2a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2a इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो बेटा ये थर्ड इक्वेशन है जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को आपके सामने बता रही है। तो ये 3 इक्वेशंस आपके सामने हैं और इसके लिए आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है, ये बात हम कर चुके हैं। मोर ओवर अगर हम बात करें अंडर फ्री फॉलिंग, ज़मीन जिस फोर्स से चीज़ों को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ के बारे में कुछ इस तरह हम लेंगे कि ये अर्थ है और ज़मीन की सतह से आमतौर पर कहा जाता है कि ज़मीन की सतह से 1 किलोमीटर, और अगर साहिल समंदर से लेते हैं रेफरेंस तो फिर 2 किलोमीटर तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। मतलब ज़मीन जिस एक्सेलरेशन से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उसको स्मॉल g से कहते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन ये एक ख़ास डिस्टेंस तक है। मैंने बताया कि ज़मीन की सरफेस से 1 किलोमीटर और साहिल समंदर से 2 किलोमीटर। तो इस हाइट तक h हाइट तक ये g की वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा, इसका मतलब सुन लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब बेटा ये है कि 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में इतना वेलोसिटी में चेंज आता है। यानी आप एक बॉडी को अगर छोड़ते हैं तो वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकंड गुजरेगा तो 9.8 हो जाएगी, 2 सेकंड गुजरेंगे तो डबल हो जाएगी 9.8 से। इसका मतलब है हर सेकंड में 9.8 का चेंज आता है। तो ज़मीन एक खास हाइट तक अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रखती है। तो फिर आपकी इक्वेशंस क्या बनेगी? तब आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए की जगह जी टी, और जी भी कांस्टेंट है। सेकंड क्या लिखेंगे? एस की जगह एच, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और थर्ड में 2a की जगह g और s की जगह h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इसका मतलब है कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा हो तो जब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है तब तक के लिए इक्वेशंस आपकी ये अप्लाई होंगी। बस क्या किया, a को g से और s को h से रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब फॉर ए बॉडी मूविंग अपवर्ड, जब कोई बॉडी जमीन से ऊपर को मूव करेगा तो आप देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है? डाउनवर्ड। तो बॉडी की वेलोसिटी है अपवर्ड। तो अब फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसलिए अब a को रिप्लेस कर देंगे माइनस g के साथ।
इसका मतलब भी सुन लें, अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर को फेंकी है तो हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड की कमी आती है। यानी आपने 100 मीटर पर सेकंड से कोई चीज़ फेंकी थी तो हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड कम होती 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 आखिर उसने रुक जाना है, तो फाइनल वेलोसिटी तब आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो अब ए को जी से रिप्लेस कर देंगे और एस को उसी तरह एच से। तब इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, एच इज इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। और थर्ड क्या है, माइनस टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो बच्चों ये वो रिजल्ट थे जो आपकी बुक में एक पैराग्राफ के अंदर करके दिए हैं। हमने आपके सामने ये छोटी छोटी कैलकुलेशन भी दिखा दी और फ्री फॉल के केस में देखा कोई बॉडी ऊपर से नीचे को आए कब तक, उस हाइट तक जब तक जी कांस्टेंट है, और वो हाइट कितनी है ये भी आपको बता दी। तो तब तक आप इक्वेशंस इस तरह अप्लाई करेंगे। और अगर एक बॉडी नीचे से ऊपर को मूव करता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाता है। मैग्नीट्यूड उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, बुनियादी इन्फॉर्मेशंस थी। हम इससे आगे अपनी बात को लेके चलते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बेटा आप ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि 1667 में ये लॉज पब्लिश हुए, न्यूटन ने इनको पब्लिश किया और ये लॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुए, इसीलिए इन लॉज को एम्पिरिकल लॉज कहते हैं। फिजिक्स के अंदर बहुत सारे एम्पिरिकल लॉज हैं, लेकिन फिलहाल इतना बताते चलें कि न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं वो एम्पिरिकल हैं। अच्छा, एम्पिरिकल का मतलब है कि वो चीज़ जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाए लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन या उसकी रीज़न ना पता लगे। हाँ, एक्सपेरिमेंटली वो वेरीफाई हो जाए लेकिन उसकी कोई रीज़न पता ना चले, इसको कहते हैं एम्पिरिकल लॉ। तो न्यूटन के तीनों लॉज एम्पिरिकल हैं। वैसे भी लॉ के ऊपर कोई बहस नहीं होती, ठीक है, प्रिंसिपल कुछ और चीज़ है और लॉ कुछ और चीज़ है। अब देखें कि ये एम्पिरिकल लॉज जो हैं बता दिया कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुए हैं और शुरू में ये माना गया कि न्यूटन की फिज़िक्स हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन आने वाले वक्त ने इसको भी डिफरेंशिएट किया और बताया कि न्यूटन के लॉज जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होल्ड करते हैं जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल ये आपको अलग से भी बता दिया जाएगा, लेकिन फिल वक्त मैं इसके साथ ही लिखता हूँ कि एम्पिरिकल लॉज होल्ड्स इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी इन विच एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। और आप जानते हैं एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होता है? जब किसी बॉडी की, या यहाँ पे कहेंगे जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी ज़ीरो हो या यूनिफॉर्म हो। आप समझ लें चलती ट्रेन का डिब्बा, अगर ट्रेन रेस्ट पे है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, जिसके अंदर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बना सकते हैं। और अगर ट्रेन चल रही है वो तब भी हो सकता है इनर्शियल, अगर ट्रेन की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। और अगर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है फिर उसको इनर्शियल फ्रेम नहीं कहेंगे। तो न्यूटन के लॉज सिर्फ उस फ्रेम में होल्ड करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, और उनको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपकी बुक में जो पैराग्राफ दिया है उसकी छोटी छोटी बातें जो आपको तोड़ के रख रहा हूँ, आपने इस आर्टिकल को में बुक को रीड ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि हम उसके पॉइंट्स को तोड़ रहे हैं आपके सामने। फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या था? बड़ा ही बेसिक लॉ है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं। और मज़े की बात बताऊं कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अब आपकी बुक में आ गई है, एक अरसा पहले तो नहीं थी, कि सबसे पहले इस चीज़ का बताया गया एक मुस्लिम साइंटिस्ट अबू अली सीना ने, कि कोई भी चीज़, रुकी हुई चीज़ खुद से मूव नहीं कर सकती और मूव करती चीज़ खुद से रुक नहीं सकती। यानी बग़ैर फोर्स लगाए आप
किसी की स्टेट चेंज नहीं कर सकते। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि जब एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे किताब टेबल पे पड़ी है तो जब तक कोई इस पर फोर्स नहीं लगाता तो ये किताब अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इसी तरह एक मूव करती चीज़ है, इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन विल रिमेन इन इट्स मोशन स्टेट। कब तक? अनलेस, जब तक कि एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। ज़रा गौर कीजिए स्टूडेंट्स, कोई आपसे पूछे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ की कंडीशन क्या है तो आपका जवाब होगा हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ के क्राइटेरिया में तब तक रहते हैं जब तक टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए? ज़ीरो। ठीक हो गया। इट मीन्स के फर्स्ट लॉ की कंडीशन है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तब तक रेस्ट में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव कर रहेगी। तो ये पहले लॉ की कंडीशन है, ठीक है। कंडीशंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कंडीशन के चेंज होने से ही हम एक लॉ से दूसरे लॉ में चले जाएंगे। तो आइए इसको लिखते हैं। So students, if a body is at rest, will remain at rest, and if a body is moving with uniform velocity, will remain itself. यानी रेस्ट में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है उसी हालत में रहेगा जब तक के कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे, अनलेस, जब तक के ना लगे उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स। तो पहली बात क्या हुई कि पहले लॉ की कंडीशन ये है कि आप के सिस्टम पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स या बॉडी पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए। अब इसकी डेली लाइफ में बेशुमार एग्जांपल्स हैं। अगर एक बॉल ज़मीन पे पड़ी है तो वो आप देखते हैं कि पड़ी रहेगी, लेकिन एक तेज़ आंधी जब गुजरती है तो वो बॉल मूव करती है। तो क्या हुआ कि उस आंधी ने उस पर फोर्स लगाई। वैसे तो ऑलरेडी उस पर फोर्सेस लग रही हैं, एक उसका वेट और एक नॉर्मल फोर्स। ज़रा देखिए ना, अगर हम ये कहते हैं कि ये एक बॉल है जो ज़मीन की सरफेस पे पड़ी हुई है तो इस बॉल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये एक फोर्स है, और वेट के ऑपोजिट जो सरफेस एक फोर्स लगाती है जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस ऐड होके टोटल रिजल्ट क्या कर रही हैं? ज़ीरो। तो जब तक बेटा टोटल फोर्स ज़ीरो है सिस्टम का या बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो। और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि बॉडी पहले लॉ के अंदर है, यानी कि ये पहले लॉ का केस है। अब अगर एक तेज़ आंधी आती है और इस बॉल को मूव करा जाती है तो फिर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो नहीं रहेगी। इसी तरह अब देखें, एक बॉल को शॉट खेली जाती है, वो ज़मीन पे बाउंस करती 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 रुक जाती है। तो वो क्यों रुकती है? तो आप जानते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस, जिनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही है, एयर फ्रिक्शन अपना रोल प्ले कर रही है, ग्राउंड और बॉल के दरमियान कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। तो ये फोर्सेस हैं नेचर की जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये फोर्सेस ना होती तो आपकी बॉडी कभी भी ना रुकती। इसकी एग्जांपल मैं एक आपको इंसाइक्लोपीडिया का हवाला देता हूँ, उसमें ये एग्जांपल बनी हुई थी कि स्पेस रॉकेट स्पेस में जाने के बाद जब उसको फ्लाई करते हैं तो आप उसका इंजन बंद भी कर दें ना तो वो फ्लाई करता रहता है, ठीक है। लेकिन कब तक करता रहता है? तो यकीनन आप समझ गए कि वहाँ पे एयर फ्रिक्शन या कोई किसी किस्म की कांटेक्ट फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन बेटा अगली बात है वो ये है कि क्या हम इस ज़मीन के ऊपर इन एक्सटर्नल फोर्सेस को ज़ीरो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये नेचर की फोर्सेस लाजमी तौर पर मौजूद हैं। अच्छा, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में हम दो चीज़ें बता चुके हैं। व्हाट इज़ इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। देखिए,
इनर्शिया कहते हैं किसी बॉडी की प्रॉपर्टी, ये मैं अब लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने लिखवा दिया था कि इनर्शिया किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये बॉडी की प्रॉपर्टी है और आपको ये भी बताया था कि ये डिपेंड्स ऑन मैस पे डिपेंड करता है। मैस जिस बॉडी का ज़मीन पर ज़्यादा होगा उसकी स्टेट बरकरार ज़्यादा रहेगी, यानी उसकी स्टेट चेंज करना मुश्किल है, इस तरह समझ लें। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि जब भी आप किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करें तो वो रेजिस्ट करती है उस चेंज को जो आप लगाते हैं। जैसे ये एक टेबल पड़ा है तो आप टेबल को धक्का लगा के खींच तो लेंगे, घसीट तो लेंगे, लेकिन आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो टेबल जितना भारी होगा ज़ोर उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि एवरी बॉडी रेजिस्ट, हर बॉडी रेजिस्ट करता है किसको, व्हेन वी चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो या मोशन की स्टेट हो। ठीक है, हर बॉडी अपनी स्टेट में चेंज को, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो या मोशन की, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब एक मैं आपको और बात बताऊं कि सेकंड लॉ में हम कब दाखिल होंगे। देखें, अगर किसी सिस्टम पे या किसी बॉडी पे लगने वाली टोटल फोर्स ज़ीरो नहीं है तो ये बेसिकली ऐसा केस आ गया जब फोर्स अप्लाई हो जाएगी। तो जब फोर्स अप्लाई होगी तो यकीनन वेलोसिटी में चेंज आएगा, और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो फिर एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशन ये आपको सेकंड केस लॉ में बताया जा रहा है। न्यूटन का सेकंड लॉ यही फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, मैकेनिक्स में जो डायनामिकल सिस्टम के लिए फंडामेंटल लॉ न्यूटन का सेकंड लॉ माना जाता है। तो ये सेकंड लॉ क्या कहता है, जब किसी बॉडी पर टोटल फोर्स ज़ीरो ना हो, इसका मतलब है टोटल फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू हो, तो फिर बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो यही लॉ ये बताता है व्हेन स्टूडेंट्स, जब किसी बॉडी पे टोटल फोर्स, ये टोटल का या नेट का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी बॉडी पे टोटल फोर्स एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो एक्सेलरेशन उस टोटल फोर्स अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स जितनी ज़्यादा लगाएंगे एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा। ज़रा इसको देखिए, ये एक्सपेरिमेंटली आपको मिला कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस के जिस बॉडी का मैस ज़्यादा है उसमें फोर्स लगने पर एक्सेलरेशन कम होगा। क्या मतलब है, एक आप हॉकी से शॉट खेलें एक बॉल पर जो रबर की बनी हुई बॉल है, तो आप देखेंगे उसकी वेलोसिटी में चेंज बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन वही हॉकी से शॉट आप एक पत्थर के बॉल को खेलें तो पत्थर के बॉल उतनी स्पीड गेन या वेलोसिटी गेन में चेंज इतना गेन नहीं करेगा। समझ गए कि मैस जितना ज़्यादा है एक्सेलरेशन उतना कम। सो इन दोनों को कंबाइन करें, जब कंबाइन करेंगे तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F ओवर M और A इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू F ओवर M। हेयर ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, तमाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली फाइंड होते हैं, ये वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तो F इज इक्वल टू MA आ गया, लेकिन बेटा ये F सिर्फ अप्लाइड नहीं है बल्कि टोटल अप्लाइड है, इसको सिग्मा में मैं लिख रहा हूँ, और फोर्स के ऊपर वेक्टर, एक्सेलरेशन पे भी वेक्टर का साइन। ज़रा देखिए, इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी बॉडी पे लगने वाली टोटल फोर्स बराबर है मैस टाइम्स एक्सेलरेशन के, यू कैन से। अच्छा, इधर इस मिसाल को आपने ज़रा गौर से देखना है कि अगर ज़मीन की सतह पे एक हैवी कैनॉन बार कह लें या एक लोहे का गोला कह लें, वो ज़मीन की सतह पे पड़ा है और यकीनन इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसने ज़मीन पे प्रेसिंग फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई है, और ये नॉर्मल फोर्स, ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो रही हैं, और
यहाँ पे जो फ्रिक्शन है बिटवीन बॉल एंड अर्थ, फ़र्ज़ करें उस फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन है, ठीक है। तो हम अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इधर को, फ़र्ज़ करें हमने फोर्स लगाई लेफ़्ट से राइट, लेकिन हमारी फोर्स के ऑपोजिट फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट करती है। और याद रखें फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट ली जाती है। तो अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन, आप फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन, कुछ भी नहीं होगा इसको। आप इसको बढ़ाते हैं 2 न्यूटन, कुछ नहीं होगा, 3 न्यूटन, यहाँ तक कि आप 10 न्यूटन तक भी ले जाएंगे तब भी टोटल फोर्स क्या रहेगी, 0। और जब तक टोटल फोर्स 0 रहेगी हम सेकंड लॉ में एंटर नहीं होंगे। समझ गए? अच्छा, अगर आप फोर्स लगाएं 11 न्यूटन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन थी 10 न्यूटन यहाँ पर, तो 11 में से 10 को माइनस करें तो रिजल्टेंट फोर्स 1 न्यूटन बची। तो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो 1 न्यूटन की वजह से होगा, 11 की वजह से नहीं होगा। मेरा ख्याल है बात आप समझ रहे हैं कि इसलिए वर्ड यूज़ किया जाता है टोटल फोर्स। अब एक मज़े की बात बताऊं, अगर एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मीन्स के उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो टोटल फोर्स अब भी 0 है। पता कैसे? इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स बैलेंस हो रही है, एयर फ्रिक्शन प्लस रोड फ्रिक्शन, ये दोनों फ्रिक्शंस की फोर्स और इंजन की फोर्स, यानी दोनों फ्रिक्शंस की मजमूई फोर्स और इंजन की लगाई गई फोर्स दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब है कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव करता है तब भी टोटल फोर्स 0 होती है। तो बेटा जब तक टोटल, तो ये एक्सेलरेशन टोटल फोर्स की वजह से है। ये बात आप उम्मीद है कि बहुत बेहतर अंदाज में समझ जाएंगे। और ये सेकंड लॉ था और ये फंडामेंटल लॉ कहलाता है। और बच्चों इसमें एक चीज़ और देखें, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो आप कहते हैं F/m। अगर फोर्स को आप कांस्टेंट कर लें तो जिस बॉडी का मैस कम होगा जिसका मैस कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा। और एक्सेलरेशन ज़्यादा का मतलब है चेंज ज़्यादा आएगा। तो पहले लॉ में क्या पढ़ा था, जिसका मैस ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, जिसका मैस ज़्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो मैस फिर इनर्शिया ही को बताती है किसी बॉडी का, ठीक है। तो मैस कम होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अब देखिए ना, आप 2 आदमियों को धक्का देते हैं, एक बहुत कमज़ोर और पतला है और दूसरा काफ़ी हैवी वेट है। तो आप दोनों को एक जितना धक्का लगाएं तो बताएं कौन दूर तक लटकता हुआ जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि जिसका मैस कम है। तो आप दीवार पे जितना मर्ज़ी धक्का लगा लें, आपकी टोटल फोर्स ही 0 हो जाएगी दीवार की मज़ाहमत के वजह से, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। उम्मीद है कि आप अब इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो बेटा ये सेकंड लॉ था। थर्ड लॉ इतने 2 लेना, इतने खत्म हो जाना है। अब चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ से ही आगे चलती है बात कि जब फोर्स किसी पर्टिकुलर चीज़ पर अप्लाई होती है जिसको एक्शन कहते हैं, तो हर एक्शन के मुकाबले में एक रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन, यानी फोर्स के एक्ट करने पर जो एक्शन है उस एक्शन का रिएक्शन है। जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं तो हम अपने पैर की फोर्स ज़मीन पर लगाते हैं और अपने आप को ज़मीन को पीछे को पुश करते हैं, ये एक्शन है। और उसके बदले में ज़मीन आप पर उतना ही रिएक्शन लगाती है, मीन्स के उतनी ही मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप जैसे पानी पे कश्ती चलती है तो चप्पू की मदद से पानी को धकेलते हैं पीछे को और आप खुद आगे को जाते हैं। बेशुमार मिसालें हैं, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन की एक एग्जांपल, बेशुमार। आप अगर एक गुब्बारे को हवा से भर के उसकी जो नोज़ल है जहाँ से आपने भरा था उसको अपने हाथ में रखी ही छोड़ें, तो आप देखते हैं कि एयर उसके पिछले हिस्से से प्रोपेल होती है, तो उसके मुकाबले वो एक्शन है और उसके रिएक्शन के तौर पर वो बैलून वो आगे को जाता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन बहुत सारी जगह पर अप्लाई होते हैं। और अब आपके पास ये तीनों लॉज हैं। ये तीनों लॉज आपको बहुत अच्छे से उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे। आपने इनको बुक से भी रीड करना है और जिन चीज़ों को हमने ब्रेक करके रखा है इनको भी रखना है। ये आपके लिए कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएंगी। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।